This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण कृष्ण द्वितीया दिनांक 24 अगस्त 2021 चरक निदान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरिद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयान्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽनुषत् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोऽधिसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। लिंगम चैकम अनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते बहुन्येकस्य च व्याधिर्बहुनां स्युर्बहुच्च। तो अनेक व्याधियों का एक लिंग हो सकता है तथैवैकस्य एक लक्ष्यते, उसी प्रकार से एक व्याधि का एक लिंग ये भी हो सकता है। बहुन्येकस्य च व्याधिः, एक व्याधि के अनेक लिंग होते हैं, बहु नाम से बहु नीच, और अनेक व्याधियों के अनेक लिंग होते लक्षण होते। तो ये हमारे लक्षण कोश का आधार है। लक्षण कोश, लक्षण और लक्ष्य इनका कोश है। तो लक्षण की तरीके से देखा जाए तो एक लक्षण किन किन रोगों से जुड़ा हुआ इस प्रकार का है ये पता चल जाता है। और उसमें केवल रोगों के लक्षण नहीं है, जो भी हमारे हिसाब में लक्ष्य है, चाहे प्रकृति हो, चाहे अग्नि हो, चाहे और कुछ हो, उन सभी के जो भी लक्षण ग्रंथों में बताए गए हैं वो वहां पे लिए गए हैं। और एक रोगारोग्येतर दक्ष लक्षण संबंध ये भी एक बताया गया इस प्रकार का है। जैसे कि ऋतु के लक्षण वगैरह इस प्रकार के। और इसका अहम मुद्दा जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए है कि एक लक्षण अनेक व्याधि से जुड़ा इस प्रकार का रहता है। तो उनमें से कौन से व्याधि हो सकते हैं ये तो हमें पहले पता लग जाना है कि ये लक्षण इन व्याधियों में था। ये लक्षण कोश का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार का। फिर आगे चलकर उन व्याधियों में से कौन से व्याधि हो सकते हैं ये देखने के लिए दूसरा लक्षण चुना जाता है, और फिर वो किन व्याधियों से जुड़ा है ये सामने बात आ जाती है। अगर पहले व्याधियों में उस व्याधि का समावेश है तो उसके गुण बढ़ाए जाते हैं, अगर समावेश नहीं है, नया व्याधि है, तो उसको उसमें जोड़ा जाता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप चाहते हैं, जितने भी आप लक्षण उसमें डालना चाहते हैं उतने आप डाल सकते हैं। तो अगर
एक ही व्याधि में बहुत सारे लक्षण है, तो उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हो जाते हैं और वो ऊपर चला जाता है, तो वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये रोग होने की संभावना इसमें ज्यादा है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का। दूसरी बात ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा वेटेज भी दिया है कि अगर प्रत्यात्म लक्षण है तो उसको वेटेज दी गया है कि अतिसार यही लक्षण है, ज्वर यही लक्षण है, तो ज्वर होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। और स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहण तथा युगपत्यतर रोगे सज्वरो प्रतिष्ठित, ये जो एक बताया गया है ये भी समुच्चयात्मक लक्षण है, तो उसको भी हमने इसमें जोड़ लिया है। तो जितने भी लक्षण हैं उन सभी को उसमें हम ले लेंगे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के जरिए, और उसके आधार पर काफी नए डिसीजेस सामने आ सकते हैं। मेरे पास एक किडनी फेलियर की केस थी और हम ये बना रहे थे आयुर्वेद निदान सॉफ्टवेयर, तो मैंने उसमें वो केस डाली, तो उसमें आप पहला जो डायग्नोसिस उभर आया वो पिंडिकोद्वेष्टन नानात्म वात विकार इस प्रकार। उसमें पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण था, लेकिन ये एक वातव्याधि है, नानात्मक वातव्याधि है, ये मुझे याद नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ा सा चेंज करके बस्ती देना सोचा और मुसादियापन मैंने दिए, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आ गए, पिंडिकोद्वेष्टन भी कम हो गया और क्रिएटिनिन भी कम हो गया इस प्रकार से। तो कहीं जगह ऐसा हो सकता है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं हो। वैभव मेहता के पास एक केस थी, उसमें पक्षवत था लेकिन उसके साथ शरीर उल्लास मूर्छा इस प्रकार के लक्षण थे, और उसका पहला निदान उभरा है वो कुर्मी रोग इस प्रकार का उभरा है। तो ये काफी दिलचस्प बात हो सकती है कि हमारे सामने बहुत ही अलग इस प्रकार बराबर। वो बस्ती देने ही वाला था, उसमें कृमि ने उसमें ऐड किया, बहुत सारे कृमि निकले और पक्षवत में भी राहत मिल गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी तरीके से ये इकट्ठा हो जाते हैं लक्षण जो है वो, और जहां जहां इस लक्षण का संबंध है वो सभी रोग सामने आ जाते हैं, इसकी खासियत इस प्रकार की। इसके बावजूद साध्यासाध्यता के लक्षण भी इसमें बताए गए हैं कि वो मूलतः व्याधि साध्य असाध्य हो सकता है, या फिर कुर्चर साध्य होता है। जन्म नहीं वो धर्म से वो कुर्चता प्राय कुर्चतम मतम बलिनस्तु यत्न साध्यम नवोत्तम, ये जैसे उदर के बारे में बताया गया, वैसे दोषे विबद्धे नष्टे नव सर्वसंपूर्ण लक्षणा संधिपात ज्वरो साध्या, संधिपात ज्वर के असाध्यता के बारे में दोषों का विबंध इस प्रकार का है, और अग्नि नष्ट है, नष्ट हुआ है, और सर्वसंपूर्ण लक्षण सभी लक्षण संधिपात ज्वर के दिखाई दे रहे हैं, तो संधिपात ज्वर असाध्य है। तो ये भी सभी बातें इसमें उभर आएगी, और साध्या साध्यता के बारे में लक्षणों के आधार पर जो भी होगा वो दिखाई देगा इस प्रकार से। उसमें ये दोषी विरुद्ध ही अवस्था है इस प्रकार। तो एक लक्षण को ले लेंगे तो उसके कितने लक्ष्य उससे जुड़े हैं, ये सभी बातें लक्षण कोश से सामने आएंगी। और लक्ष्य की तरीके से देखेंगे तो एक व्याधि के कितने कितने लक्षण हैं। पूर्व रूप है, इष्ट लक्षण है, असाध्य लक्षण है, या फिर उपद्रवात्मक है और कुछ है, इस प्रकार के जितने भी लक्षण उसके संबंध में हो गए एक रोग के बारे में, वो सभी
इसके जरिए सामने आते रहेंगे। और फिर हम देख सकेंगे कि अगर ये व्याधि है तो कौन सी लक्षण उसमें है, ये भी एक इसमें बात देखी जाएगी इस प्रकार से। विषमारंभ मूलानां लिंगम एकम ज्वरो मतः। तो विषमारंभ मूल इस प्रकार के जो व्याधि है उसका एक ही ज्वर, ये लक्षण इस प्रकार का दिखता है। तो ज्वर केवल ज्वर का नहीं बल्कि विषमारंभ मूल जितने भी व्याधि है उनका लक्षण हो सकता है। ज्वर से एक से चाप्येका संतापो लिंगमुच्यते, कि ज्वर का संताप में एकमात्र लक्षण ही बताया गया है। विषमारंभ मूलस्य ज्वर एको निरुच्यते। विषमारंभ मूल इस प्रकार के लक्षणों से एक ज्वर के बारे में पता चलता है। लिंगे रहते जल श्वास हिक्ताद्या संचामया, और इन लक्षणों से ज्वर का श्वास हिक्ता इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो अगर पिन पॉइंट डायग्नोसिस होना है या स्पेसिफिक डायग्नोसिस होना है तो इसकी एक खासियत है लक्षण कोश की, और ये महत्वपूर्ण उद्दिष्ट है कि हमें कौन सा रोग है इसके बारे में पता चले, सही सही ढंग से पता चले, तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लक्षण चिकित्सा के बाद कम होने लगे तो सॉफ्टवेयर या ये बताएगा क्या कि ट्रीटमेंट सही दिशा में ही जा रही या तात्कालिक उपशय ही मिल रहा। ये तो आपने को ही टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जनरली उपशय अगर मिल रहा है तो नाउ सुश्री क्या ऑन कर भाई खाली के लिए। तो सॉफ्टवेयर तो ये नहीं बता पाएगा कि चिकित्सा योग्य दिशा में चल रही है इस प्रकार से, लेकिन उपशय है तो तात्कालिक उपशय है या दीर्घकालीन उपशय है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो लक्षण वगैरह है रोग के वो अगर कम होते जाएंगे, पैरामीटर्स में अगर सुधार आएगा तो सोच सकते हैं कि ठीक है ये सही दिशा में जा रहा है इस प्रकार से। हमने एक केस देखी थी, एक्चुअली रूबी हॉल में एडमिट था, कामला थी, बिलिरुबिन 32 था, श्वास था, और प्राइमरी फोकस मालूम नहीं था लेकिन सेकेंडरी लंग और लिवर में थी, और लंग कुछ था ही नहीं, पूरा ट्यूमर ही था। पेशेंट अनकॉन्शियस था, सलाइन चालू था, ऑक्सीजन चालू था, और उसके रिश्तेदार हमें पूछने के लिए आए कि आप कुछ करिए इसके बारे में। डॉक्टर ने कहा था कि ये कुछ घंटों का ही मामला है और अभी कुछ करने लायक है ही नहीं। पेशेंट राजस्थान का था। तो जब उन्होंने सब हकीकत बताई तो मैंने कहा कुछ करने लायक है ही नहीं इसमें, इसको आसानी से जाने दो इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने बहुत बहस किया कि नहीं नहीं आप एक बार आकर देख तो लीजिए। तो मैंने जाकर रूबी हॉल में केस देखी, देखने पर भी मेरे मत में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने कहा कुछ करने लायक नहीं है, आप छोड़ दो इस प्रकार। फिर भी वो जिक्र करते रहे नहीं नहीं हमें मौत हो जाए उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे ये हमारे लिए सदमे की बात है। तो हमें अंतिम श्वास तक उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, उपचार करना है। तो बता रहे हैं फिर कुछ करने लायक कुछ नहीं। तो मैंने वो केस शिफ्ट की साके हॉस्पिटल में, और वहाँ अच्युत जोशी ने देख लिया। उन्होंने कहा क्या एडमिट किया है, आज की रात भी नहीं टिकेगा। तो मैंने कहा मुझे मालूम है लेकिन फिर भी वो रिश्तेदार करना चाहते हैं इसलिए मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो हिरक भस्म आरोग्य वर्धिनी वगैरह ऐसे कुछ दवाइयाँ दे दी, और राजामंड उसका सकिंग रिफ्लेक्स था, अनकॉन्शियस था फिर भी सकिंग रिफ्लेक्स था, तो राजामंड शुरू किया।
और दूसरे दिन जिंदा था तो देखने के लिए गए कि क्या परिस्थिति है इस प्रकार से। तो 1.5 लीटर तक बाजा में अंदर गया था, तो सलाइन की जरूरत नहीं, तो सलाइन हटा दिया। सलाइन जैसे हटा दिया वैसे श्वास की क्षमता कम हो गई, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, वो भी हटा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, तो मैंने आरोग्य त्रिफला कषाय करके उसको पिलाया। वो होने के बाद 4-5 लूज मोशन हुए और वो सेमी कोमा में, सेमी कॉन्शियस हो गया। तो कुछ रिश्तेदारों को उसने पहचाना, कुछ बोला, रिलेवेंट इरेलेवेंट इस प्रकार से। और बिलिरुबिन भी 32 से घटकर 20 तक आ गया। तो सभी रिश्तेदार बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो बहुत बड़ी झुंड राजस्थान से आ पहुंची उसको देखने के लिए इस प्रकार से, उसके रिश्तेदारों। फिर भी ये असद रूपाणी पश्यति, ये एक रिश्ते लक्षण उसमें दिख रहा था। हाथ से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये अभी भी रिश्ते लक्षण है, तो मैं बता नहीं सकता कि ये सुधर जाएगा। हाँ, लेकिन रिस्पांस तो है, उसमें कोई संदेह नहीं। और फिर छठे दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन हमारे लिए बहुत अनुभव, बड़ा अनुभव। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इस प्रकार के रिस्पांस करेगा। दूसरी बात अहम रही कि आईसीयू में था, सलाइन पे था, ऑक्सीजन पे था, वो सब बंद कर दिया। वो केवल एक प्राइवेट रूम में था, एक कॉट पर। और क्वालिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कि उसने कुछ लोगों को पहचाना, उनसे बोला वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और 6 दिन जिंदा रहा। जो कुछ घंटों में मरने वाला था वो 6 दिन जिंदा रहा इस प्रकार से। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि रिस्पॉन्स इस प्रकार का मिल सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाए, गया और पूरी तरीके से मरीज दुरुस्त हो गया, ये कुछ ही लोगों में दिखाई देता है। मैं डोंबिवली में केस देखी थी, वोखाड़ बुलुन में अस्पताल है, वहां से डिस्चार्ज हुई। ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड इन लीवर एंड ब्रेन, ऐसी स्थिति। और सदस्य क्या हुई, तो उसके रिश्तेदार मुझे मिलने के लिए पुणे में आए और बताया कि ऐसे ऐसी केस है, आप दवाइयाँ दे दे और आप देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने जब कहा कि अरे इतनी एडवांस केस है, कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने तो बता दिया था वो खाड़ अस्पताल में कि डिस्चार्ज दीजिए उसको और 2 दिन से ज्यादा बचेगी नहीं, ऐसा बताया। तो वहां पे एक ऑन्को सर्जन काम करता, और उसने मेरा रेफरेंस दे दिया कि आप एक बार गाड़गिल से मिलो इस प्रकार से। तो फिर मैंने दवाइयाँ दे दी, उन्होंने बहुत जिक्र किया, तो मैंने देखने का सोचा। और फिर 2 दिन में मैं वहां पहुंचा दो। फिर वो तड़प रही थी वेदनाओं से, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने परीक्षा की, पेट में बहुत भारी दर्द था और वेदनाओं से व्याकुल इस प्रकार की। तो मैंने कहा कोई चांसेस नहीं है बचने के, दवा दी है मैंने तो वो चालू रखो, और अगर वो मांगती है तो सिर्फ दूध ही देना, बाकी कुछ नहीं देना। तो उन्होंने हाँ कह दी। 2 दिन के बाद उनका फोन आया कि वो दूध मांग रही है, हमने दूध देना आरंभ किया है और आधा लीटर दूध आज गया है। तो ये मेरे लिए भी आश्चर्य का था। तो मैंने कहा ठीक है चालू रखो, और तुम्हारे पास तो दवाइयाँ है। वो पूरी तरीके से सुधर गई। सब रिश्तेदार घर में इकट्ठा हुए थे क्यों मरने वाली थी। जैसे सुधरने लगी तो ये अपने अपने सभी अपने 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 घर पे चले गए।
लेकिन ये एक बहुत आश्चर्य था कि उस अवस्था से वो पूरी तरीके से सुधर गई। उसको बाद में उसकी मौत हुई करीबन 1 बरस के बाद, लेकिन वो भी एक्चुअली नहीं होती, वो केवल मानसिक परिणाम था इस प्रकार का। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि रिश्ताभास कब कहेंगे ये भी मुश्किल है बताना। इस प्रकार की परिस्थिति में कौन बच पाएगा कौन नहीं बच पाएगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो हमें सावध रह के चिकित्सा करनी है। और अगर हम कहें कि कोई चांसेस नहीं है और पेशेंट बच जाता है तो हमारे लिए क्रेडिट होता है। लेकिन सुधरेगा ऐसा कहे के अगर वो मर जाता है तो ये हमारे लिए और छात्र के लिए डिस्क्रेडिट होगा। तो बेटर ऑप्शन है कि कोशिश करेंगे, हमें पता नहीं सकते, रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर है और पूरी तरीके से रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा ये भी बता नहीं सकते। इस प्रकार से ये बेहतर ऑप्शन है बताने का इस प्रकार से। तो ये बताना काफी मुश्किल होगा कि ये पूरी तरीके से केस रिस्पॉन्स करेगी नहीं करेगी इस प्रकार से। हाँ हाँ। और हाँ, अगर चिकित्सा सही है तो पेशेंट धीरे धीरे सुधरता जाएगा और रोग मुक्त हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। हमने वो दूसरी केस भी बताई थी, विलियम जॉनसन सिंड्रोम इस प्रकार की थी। पुणे में केएम में केस एडमिट थी और 2 महीने तक तेज बुखार रहा, 102 से 104। एलोपैथी अस्पताल में थे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुई, बहुत सारे एंटीबायोटिक दी गई, कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में पूरे शरीर पर विस्फोटक का निर्माण हुआ, इस तरह से चेहरे से लेकर पूरे शरीर तक। तो फिर उसका निदान विलियम जॉनसन सिंड्रोम, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार का। हाँ, फिर स्टेरॉइड शुरू की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मरीज मरने वाली है ऐसी स्थिति आ गई। तो डोंबिवली के केतकर वैद्य उनके रिश्ते में थे तो उन्होंने उनको बुला लिया। उन्होंने केस देखी और बताया कि मैं तो डोंबिवली से ये केस हैंडल नहीं कर सकता, आप पुणे में गार्गिल से बात करो। वैसे हमारी ज्यादा जान पहचान नहीं थी, मैं 1-2 दफा कोलटकर के साथ उनको मिला था। वो काफी बुजुर्ग व्यक्ति है, अभी उनकी उम्र करीबन 85-90। तो ये केस मेरे पास आ गई। मैंने उसका निदान पित्त के विषय पर इस प्रकार से किया और पटोलादी हुआ था, परमाणु और दुर्वा इन दवाइयों का प्रयोग किया। उससे बुखार पहले उतर गया, फिर हमने ये स्टेरॉइड्स टेपर ऑफ करके बंद करवा दी और फिर ये विस्फोटक भी कम होने लगे। एक 3 महीने के बाद रुग्णा पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तो ये भी बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। जब ये मैंने केस बाद में आयतन निदान में डाली तो उसमें पहला दिनांक भराया वो कितने विषय तो यही इस प्रकार था। तो बूढ़े मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, वैसे विस्फोटक संधिपाती ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता था उससे। लेकिन मुझे उस समय क्यों लगा मुझे मालूम नहीं। और पिताजी विसर्ज की चिकित्सा स्टीवन जॉनसन। ओके। हाँ, मुझे पता अभी याद नहीं है लेकिन मैंने जो सुना है उस समय वो विलियम जॉनसन सिंड्रोम इस प्रकार का सुना था। अगर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है तो ठीक है। हाँ, हाँ। कहने का तात्पर्य आपसे ये है। हाँ, हाँ। तो
इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड एडवांस केसेस में इस सॉफ्टवेयर के जरिए कुछ मार्ग इस प्रकार का निकल सकता है। और फिर एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो लिंगे रहते ज्वरश्वास हिक्काद्या संति कामयाः, इनसे ज्वरश्वास हिक्का ये आमय हो सकते हैं। एका शांति अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते। अनेक रोगों की एक ही शांति हो सकती है, एक ही उपाय उपचार हो सकता है। व्याधिर एकस्य चानेका, एक व्याधि की अनेक प्रकार की शांति हो सकती है। बहुनाम भव्य एव च, और बहुत सारे रोगों की बहुत प्रकार की शांति होती है, चिकित्सा होती है। तो तथैव एकस्य लक्ष्य, एक रोग की एक ही शांति, ये भी हो सकता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सभी जगह इसी प्रकार के। शांति नामाशयोत्थानां व्याधीनां लंघन, आमाशयत्थ अगर व्याधि है तो उसकी लंघन क्रिया ये शांति है। ज्वर से एकस्य चाप्य का शांति लंघन उच्यते, और सिर्फ ज्वर की भी शांति लंघन से होती है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे एक केस हुई है जो मेरे पास एक्चुअली आई नहीं, लेकिन बूढ़ी औरत थी, ब्रेस्ट कैंसर था, और किसी दूसरे वैद्य को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने देखा, बता दिया ब्रेस्ट कैंसर है, एडवांस्ड है, इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं किए थे। तो उसने तय कर लिया कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगी, बाकी कुछ नहीं करूंगी। कुछ नहीं की और खाना भी कुछ नहीं, केवल पानी पीना, इतना ही। और फिर उसकी 15-20 दिन के बाद मौत हुई। लेकिन इस प्रकार के केसेस में अगर खाना खाने जैसी दवाइयाँ वगैरह सब चालू रहती तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती। हमारी दवाइयाँ अगर लेते तो शायद कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बन सकती थी। उस वैद्य ने पूछा कि आपने गाडगिल सर से पूछा है तो उनकी ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हो? somehow वो ट्रीटमेंट कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लंघन से ये तो बात रही कि ये काफी कम इस प्रकार का लक्षण रहा। और वैसे आमाशयस्थ रोग अगर है, इसके आमाशय के कैंसर के मरीज मिलते हैं, स्टमक कैंसर इसका नाम, तो उसमें ये बात शायद ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि अगर बदहानि होने लगती है तो दिक्कत बढ़ जाती है। बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयं क्रियाक्रमः, अगर बल नहीं टिकेगा मरीज का तो फिर मुश्किल वाली बात होती है। नहीं तो केवल लंघन से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आहार पचती कृषि दोषान आहार वर्जित पचति। दोष अगर आहार बंद कर दिया तो अग्नि दोष का पचन करने लगता है। इसमें भी पहले साम दोष का पचन करता है और फिर निराम दोष का भी पचन करता है। और दोषवैषम्य यही रोग है, तो दोषवैषम्य अगर दूर हो जाएगा तो रोग दूर हो जाएगा, रोग ठीक होने लगेगा। एक दूसरा भी मरीज था, जैन था, और एडवांस कैंसर था। मैं जब देखने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे ठीक होने के चांसेस है या नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, बता सकते, रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर रहेगा। अब दवाइयाँ शुरू करो, दूध पीना शुरू करो, और रिस्पॉन्स देख के निश्चय करेंगे। वो बार बार यही प्रश्न पूछता रहा, नहीं मुझे बताइए कि ये ठीक होने के चांसेस है या नहीं है इस प्रकार से। मैं वही देता रहा। अंत में मैंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, काफी एडवांस केस है, तो बताना मुश्किल है इसके बारे में कि आप रिस्पॉन्स दोगे, लेकिन अगर प्रयास करने हैं तो हमें कुछ प्रयास तो करने चाहिए इस प्रकार से। वो बोले नहीं, अगर कोई चांसेस नहीं है तो मेरे लिए ऑप्शन है संथारा। मैं खाना पीना छोड़ दूंगा
और शांति से मृत्यु की तरफ जाऊंगा। और उसने वही किया। तो उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए। इस प्रकार का संतारा व्रत लेने के लिए मन की शक्ति बहुत ही होनी चाहिए। सावरकर ने प्रायोपवेशन किया था, इसी प्रकार से खाना पीना बंद कर दिया और तो मृत्यु की घाटी उतर गए। तो इसके लिए बहुत बड़ा मनोधैर्य होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ज्वरस्य एकस्य चाप्यः शान्तिर्लङ्घनम् उच्यते। एक ज्वर की शांति भी लंघन इस प्रकार की होती है, केवल लंघन इस प्रकार। तथा लघ्वशनाद्याश्च ज्वरस्य एकस्य शान्तिः। लघ्वशन वगैरह ये बहुत सारे एक ज्वर के लिए शांति के एताश्चैव ज्वर श्वास हिक्कादीनां प्रशांति, और यही ज्वर श्वास हिक्का इन सभी की प्रशांति के लिए। अब मेरे क्लिनिक के बारे में, मेरे डोज के बारे में, औषधियों के डोज के बारे में काफी बहस होती है। वैसे वो कोलटपुर सर के बारे में भी होती थी। और दातार गुरु जी का भी फर्स्ट वर्क का जो डोज है बहुत ही कम है। फिर भी उन्होंने भी अच्छी प्रैक्टिस की है। संथारा लेना कानून अलाउड है क्या, कानूनन अलाउड है क्या? मेरे ख्याल में है। क्योंकि इसको आत्महत्या नहीं कहा था। इसमें ऐसा है कि आप मारने की कोशिश नहीं करते हैं, आप जीने का जो सहारा है वो तोड़ देते हैं। खाना पीना ही जीने का सहारा है, वो आप बंद कर देते हैं, अपने आप को मारते नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये काफी मुश्किल है। आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं तो तुरंत मौत आ जाती है। इसमें तुरंत मौत तो नहीं आती, तकलीफें होती रहती है। फिर भी अगर लगन साध्य सिम्टम्स है, लक्षण है, तो लक्षणों से राहत मिल सकती है, ये बात जरूर है। तो संथारा लेना कानूनन अपराध नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पूछ लेना किसी वकील से या इस प्रकार के केसेस के बारे में। लेकिन सावरकर का उदाहरण प्रख्यात है, तो उसमें संदेह नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा था कि डोज कम होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ वैद्यों ने ऐसा भी कहा कि मेरे पास दवा बहुत कम थी, तो मैंने गार्गिल सर का नाम लेके दवा दी, क्यों उसी में जितने डोज हो सकते हैं उतने दे दिए इस प्रकार से, और फिर भी रिजल्ट मिले इस प्रकार। तो एक बात इसमें है कि केवल औषधियों की मात्रा यही चिकित्सा का सफलता का हेतु है, ऐसा नहीं। सर्वांगीण दृष्टिकोण पडसलकर की जो खासियत रही है, खाली में मोबाइल है चालू झाला है, वो सर्वांगीण दृष्टिकोण इस प्रकार की है। Since March 2018, passive euthanasia is legal in India under strict guidelines. Patient must consent through a living will and must be either terminally ill or in a vegetative state. Passive euthanasia. Okay. अच्छी बात है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें इच्छा मरण होना जरूरी होता है, और मैंने एक देखी इस बारे में मैंने बहस की। वो मेरे पास आई, वो 55-60 बरस की थी उस समय में, लेकिन उसका मेनोपॉज 25वें बरस में हो गया, और फिर उसको अकस्मात हुआ, और दिन भर में बहुत सारी बार अकस्मात के वेग आते रहते थे। एचवी सरदेसाई ने गार्डिनल डोज का डोज 25 तक बढ़ाया, फिर भी कोई
फायदा नहीं हुआ और फिर उसमें संधिवात हो गया। तो जब मेरे पास आई थी तब यानी कि मैं उसको देखने के लिए गया था। तो वो बहुत ही बेकार हालत में थी, अकेली थी, पति का भी निधन हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे, रिश्तेदार कोई मानने वाले नहीं थे, और एक वाड़ा में रहती थी। टॉयलेट काफी दूर था, करीबन 100 फीट के ऊपर था। वो एक स्टूल को लेकर क्राउड करती हुई वहां पे जाती थी इस प्रकार से। और आधा घंटा लगता था उसको वहां जाने और वापस आने। तो मैंने स्टूडेंट को उसके वहां भेजा, वगैरह ऐसा कुछ किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर गांगल सर ने विजिट की, उन्होंने उसको ताराचंद में एडमिट करवाया। देसाई ने ऑपरेट किया स्पाइन के ऊपर, वो और बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद और टोटली बेड रिडन हो गई। तो जब मुझे पता चला कि ये ताराचंद में एडमिट है तो उसमें उसको मिलने के लिए गया। तो मुझे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई, रोई कि मैं क्यों जिंदा हूं, मैं जीना नहीं चाहती, मेरे पास बाद कोई मेरे लिए रोने वाला इस प्रकार का नहीं है, तो मैं जीना नहीं चाहती इस प्रकार से। तो वहां मुझे पहले बार ऐसे लगा कि ये केवल भोग है पिछले जन्मों के, और उसको भुगतने के लिए ही इसका जन्म हो। तो ऐसी हालत में कोई भी चिकित्सा काम नहीं करती, ये सच है। The painless killing of patient suffering from an incurable and painful disease or in an irreversible coma is euthanasia. Okay, euthanasia. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के बहुत मरीज मिलते हैं, बहुत नहीं मिलते लेकिन मिलते हैं, और उसमें हमारा मकसद क्या होना है, उद्दिष्ट क्या होना है, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो केवल लंघन वगैरह से भी हिक्का, श्वास हिक्का वगैरह ये शांत इस प्रकार के हो सकते हैं। तो एक इस प्रकार के सुख साध्य सुखोपाया कालेन अल्पेन साध्यते साध्यते कृचिर साध्यस्तु यत्नेन महताचरा। सुख साध्य जो वैद्य है, सुखोपाय है, और अल्पकाल में सिद्ध हो जाता है, ठीक हो जाता है। कृचिर साध्य जो है यत्नेन महताचरा, बहुत सारे प्रयत्नों के बाद और दीर्घकाल से। नाति आशेष याति नाशेषताम व्याधि असाध्य याप्य सुनता। जो असाध्य याप्य व्याधि है कैटेगरी का, वो पूरी तरीके से जाता नहीं है। परोसाध्य क्रिया सर्वा प्रत्याख्याय होती बोलते, उसके भी आगे जो है हाँ कर चाहिए। क्रिया सर्वा प्रत्याख्याय होती बोलते, वो सभी क्रियाओं को उल्लंघन करके जाता है, कोई भी चिकित्सा उसके लिए कारीगर नहीं होती, वो प्रत्याख्याय है। तो प्रत्याख्याय चिकित्सा करनी है ऐसा भी निर्देश है, और उपेक्षा ये भी एक निर्देश है। तो प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, जो मरने वाले हैं उनके बारे में उपेक्षा ये भी एक निर्देश है। तो ये बड़ा मुश्किल मामला है कि इस प्रकार के मरीजों को हम छोड़ दें या इसकी ट्रीटमेंट करें। ना असाध्य साध्यता में आती, या साध्य याति तो असाध्यता। असाध्य जो है वो कभी साध्य नहीं होता है, लेकिन साध्य वैसे असाध्य हो सकता है। पादापचार दैवाद व यांति भावांतर, पादों के अपचार से या दैव के कारण रोगों में इस प्रकार के भावांतर हो जाते हैं, अवस्थाएं बदलती जाती है। तो उसके बारे में देखना चाहिए। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्यतंत्र प्रधान
वेभ्यश्चाश्वतो निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकः श्वः।